Welcome students. Today we are going to discuss the third chapter, institutional representation of democracy. Today topic chapter 3 डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लेजिस्लेचर के बारे में. लेजिस्लेचर के बारे में डिस्कस किया था कि क्या है लेजिस्लेचर इज दीज रिप्रेजेंटेटिव्स में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लेजिस्लेचर को बनाते हैं, उनसे फॉर्मेशन होता है लेजिस्लेचर का. जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं उससे हमारा आपका लेजिस्लेचर बनता है. ओके, तो इसमें जो स्टूडेंट्स और टीचर्स क्लासमेट के बीच में जो डिस्कशन है उसके अनुसार इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं. तो जो डिस्कस किया था कि हृदय ने कहा कि लेजिस्लेचर बात था, जबकि लास्ट वीडियो में जो लेजिस्लेचर वाली लेजिस्लेचर डिस्कस किया था उसके आगे हम चलते हैं. इट मीन्स दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स मेक लॉज ऑन बिहाफ ऑफ द पीपुल टू whom they represent. इट मीन्स क्या हुआ कि जो लेजिस्लेचर में जो कानून बनता है रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, वह जो पीपुल के बिहाफ पे उनके द्वारा कानून बनाया जाता है. दैट इज द गवर्नमेंट इज एक्चुअली कंट्रोल बाय द पीपुल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. तो यहाँ पर लेजिस्लेशन में क्या है कि हमने देखा था, क्या देखा था कि सरकार में लेजिस्लेचर में जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं उनसे लेजिस्लेटिव फॉर्मेशन होता है, वे रूल बनाते हैं. तो जो रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे जैसे और थ्री ऑर्गन्स जो गवर्नमेंट के काफी हमने डिस्कस किया था कल, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. ऑल वर्क्स ऑफ ऑल द थ्री ऑर्गन्स आर डिवाइडेड. So what is the work of the legislature? To make the law. To make the law. That is the law making body. यह क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है ना? तो और लेजिस्लेचर फॉर्मेशन किससे होता है? जो रिप्रेजेंटेटिव पीपुल के द्वारा इलेक्ट करके भेजे जाते हैं उनसे आपके रिप्रेजेंटेटिव, उन रिप्रेजेंटेटिव से लेजिस्लेशन का फॉर्मेशन होता है. और लेजिस्लेशन क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है. तो यह क्लियर होता है रिप्रेजेंटेटिव जो लेजिस्लेचर में है वे लॉ बनाते हैं, उसके यहाँ से लॉ बनता है ना? और जो रिप्रेजेंटेटिव है ये लॉ बनाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, है ना? ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, जनता के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा क्या किया जाता है? लॉ बनाया जाता है. ओके, आया समझ में? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट द पीपल, या जो पीपल है उनको रिप्रेजेंट करते हैं. कौन? रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव है वे पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं और ये लेजिस्लेचर में कानून बनाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल. क्या? दे मेक द लॉ ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल. वे जनता के बिहाफ पे क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं. ठीक है, आई बात समझ में? रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करते हैं जनता को और वे लॉ बनाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल. कहाँ पे? लेजिस्लेचर. जो लेजिस्लेचर के है आपका लॉ मेकिंग बॉडी है, तो वहां पे उनके द्वारा कानून बनाया जाता है. इससे क्या क्लियर होता है कि गवर्नमेंट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. तो और इन लोगों से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है. तो गवर्नमेंट यह क्लियर हो जाता है इस बात से कि जो हमारा जो गवर्नमेंट है वह किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है?
पब्लिक के द्वारा, पीपल के द्वारा। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का पावर किसके पास है? पीपल के पास है। ये पीपल की रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव एमपी एमएलए ऑल आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटीजंस। ओके, दे रिप्रेजेंट अस। और है कि नहीं? तो इन चीजों से क्लियर होता है कि जनता ही क्या करती है, हम पब्लिक क्या करते हैं, सिटीजंस कंट्रोल द गवर्नमेंट थ्रू द आवर रिप्रेजेंटेटिव। ओके, गवर्नमेंट इज एक्चुअली controlled by the people through their elected representative. Government is controlled by the people through किसके थ्रू? थ्रू their elected representative। इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके द्वारा गवर्नमेंट को पब्लिक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ओके, अब बताया था कि एक और चीज लास्ट वीडियो में, डेमोक्रेसी, देयर आर टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ओके, तो बड़े स्तर पे इंडिया एक बड़ा सा देश है, तो यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया गया बाबू? हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन आर टू की एलिमेंट्स। इसके इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के डेमोक्रेसी कल बताया था इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना? तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो टू एलिमेंट्स हैं कौन कौन है? इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इसके जो टू की एलिमेंट्स हैं, क्या क्या है? पहला है रिप्रेजेंटेशन, क्या है? और दूसरा है इलेक्शन। दो चीजें हैं, टू एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शन। ओके, यह जो क्या करता है, पूरी तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो इंटरेस्ट है पब्लिक का उसको रिफ्लेक्ट करता है। ये जो दो की एलिमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं? रियली रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ये किसको रिफ्लेक्ट करते हैं? दोनों ये रिफ्लेक्ट करते हैं किसको? ये रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। जो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसको यह रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? उसको यह रिफ्लेक्ट करता है। ओके, आई बात समझ में? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें यह अधिकार है, राइट है कि फॉर द इलेक्शन के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सके। और जो रिप्रेजेंटेटिव के कौन है? हमको रिप्रेजेंट करते हैं, वी द पीपुल। हम जो पीपुल हैं उनको हमारे रिप्रेजेंटेटिव रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, हमारे इंटरेस्ट को उनके द्वारा ही प्रेजेंट किया जाता है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में द मीनिंगफुल है कि ऑल सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन स्पेलिंग इलेक्शन। यह एक अच्छे गवर्नमेंट के, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए यह जो मीनिंगफुल है कि जो पब्लिक है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। क्या करे? क्या करे? पार्टिसिपेट करे। In the other words, franchise or the right to vote is available to the entire adult population of the country.
कि पब्लिक क्या करे इलेक्शन में, इलेक्शन है इसके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को मीनिंगफुल साबित करने के लिए पब्लिक को क्या करना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इट मीन्स कि हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, फ्रेंचाइज क्या है कि हमें वोट देने का अधिकार है, कहते हैं वोट देने का अधिकार है, उसके द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम इलेक्ट करते हैं, है ना। जब तक में हम वोट नहीं डालेंगे, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन उसमें हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सपोज मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट्स, और हमने क्या किया, क्लास में मॉनिटर कलेक्ट किया, और क्लास का स्ट्रेंथ है कितना, 40 माने 40 बच्चे हैं, 40 लोगों के बीच में इलेक्शन होता है, कितना 40 के बीच में, और इलेक्शन एक सपोज इसमें इस इलेक्शन में 20 लोगों ने क्या किया, वोटिंग, अपने वोट राइट का प्रयोग किया, 20 ने अपने वोट राइट का, जो वोटिंग राइट है उसका यूज उन्होंने नहीं किया, तो क्या जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर जा रहा है, टोटल लोगों को रिप्रेजेंट कर पा रहा है? नहीं हो सकता है कि जो इलेक्शन जितने लोगों ने पार्टिसिपेट, जो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन हुआ, बाकी लोग उसके अगेंस्ट में थे, कर सकते हैं वोट डालते तो रिजल्ट अलग होता। तो टोटल पब्लिक का उसको ये बताने का सबसे बड़ा एक मकसद था कि जब तक टोटल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो सही रिप्रेजेंटेशन, जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पब्लिक का लेजिस्लेशन में, वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक मीनिंगफुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए पीपल का जरूरी सिटीजन्स का कि वह पार्टिसिपेट करे इलेक्शन में, तभी एक सही रिप्रेजेंटेटिव का क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? सिलेक्शन होता है, अदरवाइज सही सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। अब यहाँ जब तक वोट, क्योंकि सबको राइट है वोट देने का, क्या है, सबके पास ये पावर है कि वो वोट दे, और वो नहीं करते हैं, अपने राइट का हम प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमारा जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में वह नहीं हो पाएगा। ओके, अब यह क्वेश्चन है जो है सिंगर का फ्रेंचाइज, व्हाट इज फ्रेंचाइज? व्हाट इज फ्रेंचाइज? यहाँ पे क्वेश्चन आता है ना, पढ़ें। अब जैसे आपने इसको पढ़ा होगा तो ये बताते हैं इसको, और हमने बुक को रीड किया होगा तो फिर पढ़ने के साथ साथ बुक को भी सामने रखें, वीडियो देखने के साथ साथ बातें समझ में आती रहेंगी, और आपके प्रॉब्लम होंगे तो ये आप सबसे पूछ भी सकते हैं थ्रू द मोबाइल फोन आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। ओके, तो इसमें क्या है बाबू, फ्रेंचाइज, व्हाट इज फ्रेंचाइज? इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो जैसे ऑल मेन एंड वुमेन हु हैव अटेन्ड ए मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड allowed to minimum prescribed age are allowed to vote and elect their representatives. This is called universal adult franchise. मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है कि जिससे हम वोट देने, जैसे हमारे कंट्री में क्या है, वोटिंग राइट है कि कोई भी व्यक्ति या कोई पर्सन हु अटेंड द एज ऑफ 18 आर एलिजिबल फॉर द वोट, वो वोट देने के लिए एलिजिबल है, वोट दे सकता है। ओके, तो फ्रेंचाइज सिंपल में क्या है, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार जो है, नहीं हमारा क्या है, फ्रेंचाइज। क्या है बाबू? दैट इज द फ्रेंचाइज। वन मिनट, दैट इज द राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार जो है, कोई हमारे देश में क्या है कि एनीवन हु अटेंड द एज 18 आर एलिजिबल टू गॉट द राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार उससे मिल सकता है, वो मेन हो या वुमेन हो, उन्हें वोट देने का अधिकार मिल जाता है। इफ
he or she attained the age of 18. पहले हमारी कंट्री में क्या था बताया होगा कि राइट वोट देने के लिए 21 ईयर था, बट under that time by 61st amendment it was decreased to 21 to 18 by the Prime Minister. That time Prime Minister was Rajiv Gandhi was the Prime Minister of India, and who decided that should be decreased 21 to 28 by the 61st amendment के द्वारा। 61st amendment के द्वारा जो हमारे कंट्री में जो राइट टू वोट का जो एज था 21 उसे रिड्यूस करके कितना किया गया 18 कर दिया गया। कितना किया गया 18 कर दिया गया। जो भी व्यक्ति 18 एज ईयर को अटेंड करता है उनमें दे आर एलिजिबल फॉर द वोटिंग राइट, दे अटेंड द राइट टू वोट। ओके, आई बात समझ में? तो इंडियन 1 मिनट इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री, इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल मेन एंड वुमेन हु हैव अटेन्ड ए मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एज। तो हमारे इसमें क्या है कि जो भी व्यक्ति हु अटेन्ड द एज ऑफ 18 आर एलिजिबल टू गॉट द राइट टू गॉट द पॉलिटिकल राइट टू वोट। और जो हमारा वोट राइट टू वोट है दैट इज द पॉलिटिकल राइट, दैट इज द पॉलिटिकल राइट। ओके, तो हमारा क्या है पॉलिटिकल राइट है यूनिवर्सल राइट इसके द्वारा। ओके, आई बात समझ में कि अगर कोई व्यक्ति 18 ईयर एज को अटेंड कर लेता है, क्या कर लेता है 18 एज को, तो वे व्यक्ति क्या होंगे वोट देने के अधिकार के एलिजिबल होंगे, राइट टू वोट उन्हें दे दिया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिविका का बुक, can go through your book. Sivika asked, in India, universal franchise is the basis of representation at all the levels. All Indian citizens who have attained the age of 18 years have the right to vote. It means कि भारत में क्या है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है कि जब कोई व्यक्ति तभी डिस्कस किया था क्या कि जो 18 है ना 18 एज को अटेंड कर लेता है उन्हें वोट देने का अधिकार मिल जाता है ना। अब क्वेश्चन है हैव ऑल द सिटीजन्स बीन गिवन द राइट टू वोट। प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो यस, हमारे देश में है सारे जो सिटीजन्स हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है, लेकिन वहाँ पे कुछ कंडीशन है। कंडीशन तो पूरे हर जगह मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है बाबू कि वोट देने का अधिकार तो जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं यहाँ पे डिस्कस करें और यस किसको भी सुन ले ऑल सिटीजन्स who attain the age of 18 are eligible to got the right to vote. They are eligible, इसके लिए एलिजिबल हैं। बट कुछ केसेज है, कुछ कंडीशन है कि किन किन लोगों को नहीं मिलेगा। यहाँ भी थोड़ा सा इस बात को डिस्कस कर लिया जाएगा। यस, ओनली क्रिमिनल्स, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड दोज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट आर नॉट अलाउड टू वोट। किन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है? दे आर सिटीजन्स बट दे कैन नॉट avail their right to vote, right to vote। कौन पर्सन है वे? जो व्यक्ति क्रिमिनल हो, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जो मेंटली डिसेबल्ड हो, और जो बैंक ने जिन्हें दिवालिया घोषित कर दिया हो उन्हें वोट देने का राइट क्या है बाबू? नहीं मिलेगा। क्या है? नहीं मिलता है। आई बात समझ में? ऑल सिटीजन सारे सिटीजन मिलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि कोई क्रिमिनल व्यक्ति हो, अनसाउंड माइंड का मेंटली डिस्टर्ब हो, वो पागल जिसे कह सकते हो, पागल हो, और बैंक दिवालिया हो, उसे वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। वायर इलेक्शंस, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखा का वायर इलेक्शंस कंसिडर इसेंशियल फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वायर इलेक्शंस कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब सिल्का के क्वेश्चन है कि किसी भी व्यक्ति के लिए ये इलेक्शन क्यों, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन क्यों इसेंशियल है? तो इस प्रश्न का उत्तर है जो टीचर दे जैसे इसमें कि इलेक्शंस आर इसेंशियल क्यों जरूरी है? बिकॉज बाई इलेक्शन द वोटर्स हैव द फ्रीडम टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव।
इसलिए जरूरी है, इसलिए इसेंशियल है कि वोटर हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का राइट किसके पास है? जनता के पास है ना? क्या बाबू? जनता के पास है। वह तो इलेक्शन आर इसेंशियल बिकॉज क्या क्या कोई भी गवर्नमेंट काम कर रहा है 5 ईयर के लिए। और टेन्योर क्या है हमारे यहाँ? लेजिस्लेचर टेन्योर है 5 ईयर। क्या है? 5 ईयर टेन्योर है। अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर पाई, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जिसके लिए हमने उन्हें भेजा है, सेंड किया उन्हें, वे हमारी उम्मीदों को खड़े नहीं करते हैं, कामों को सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो हम आफ्टर 5 ईयर हम इलेक्शन जो होता है तो उनमें इनको हटा के किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? जिसको जो एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा है तो उनको हम हटा के दूसरे व्यक्ति को इलेक्ट करके हम वहाँ पर भेज सकते हैं लेजिस्लेचर में। ओके, तो इसके लिए यह जरूरी है। नहीं तो अगर कोई व्यक्ति जैसे हमें गवर्नमेंट हम रिप्रेजेंटेटिव हैं इलेक्टेड, तो व्यक्ति धीरे डिक्टेटर होता जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्टेटर के होता जाएगा, डिसीजन अपने मन के अनुसार ले लेंगे। यहाँ पर तो है ना कि हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर हम इलेक्शन नहीं हो तो रिप्रेजेंटेटिव पीपल के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते हैं। ओके, तो उनको कंट्रोल करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन जरूरी है कि उनको भी है माइंड में कि अगर हम अच्छा वर्क नहीं कर पाते हैं, जनता ने जिसलिए हमें भेजा यहाँ परफॉर्म करेंगे कुछ उसके आधार पर हम परफॉर्म नहीं करते हैं, तो आफ्टर 5 ईयर जनता हमें रिजेक्ट कर सकती है और अच्छा काम करेंगे तो फिर री इलेक्ट कर सकती है। आई बात समझ में? नहीं बात समझ में? मैंने कि इट मीन्स कि क्या हुआ कि अगर हम क्या करें, किसी व्यक्ति को भेजा काम करेंगे, सही ढंग से काम किया तो लगे अच्छा काम किया, फिर उसे दोबारा उस काम के लिए भेजते हैं। अगर कोई व्यक्ति को किसी काम के लिए भेजा और वो काम सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता है तो हम क्या करते हैं? उसके दोबारा उस काम के लिए नहीं भेजते हैं। भेजते हैं? नहीं भेजते हैं। तो इसीलिए इलेक्शन जरूरी है कि क्यों कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं काम करने के लिए वे सही ढंग से अपने कामों को कर सके। जनता ने जिसलिए भेजा है गवर्नमेंट में लॉ बनाने के लिए, जनता के अपने जनता खुद हम अपने लिए भेजते हैं ना कि हमारे देश का विकास हो, हमारा डेवलपमेंट हो, हमारा देश का डेवलपमेंट हमारा भी डेवलपमेंट होगा। और जाके भी जब उसका सही ढंग से परफॉर्म नहीं करते हैं तो होता हम 5 ईयर पास हमारे पास चांसेस हैं कि हम उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को चूज कर सकते हैं। ओके, है ना? तो इसलिए यह बहुत जरूरी है। ओके, ओके, थैंक यू फॉर टुडे।